हमने क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? ये कोड कब आया है? 1908। 908 नहीं बेटे, चलो। सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली हमको क्या बताता है? बॉडी ऑफ और क्या बताता है ये? नुपुर एंड प्रैक्टिसेस। नहीं, जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये एक एक्ट नहीं है, इसलिए हमने कोड और एक्ट का डिफरेंस समझा था। ठीक है, ये एक कोड है, ये लॉ है, बट ये एक कोड फॉर्म में लॉ है, ये एक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें सेक्शंस भी हैं और इसमें ऑर्डर्स भी है। ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई राइट और ऑब्लिगेशंस है तो वो राइट और ऑब्लिगेशंस को आपको कैसे एनफोर्स करना है। मतलब अल्टीमेटली एक प्रोसीजरल लॉ है, ये प्रोसीजर बताता है कि अगर बोल दिया गया है कि आपको इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, एक जजमेंट आ गया कि आपको 50,000 कॉम्पनसेशन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के केस में एक जन को बोल दिया कि उस पर्सन को इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो वो जजमेंट आ गया, अब वो मिलेगा कैसे? अल्टीमेटली सब अपने अपने घर चले गए, तो वो पैसे मिलेंगे कैसे? तो वो हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताता है कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी मेथड क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है। कोई भी एक लिटिगेशन फाइल करने के लिए, कोई भी एक एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में आप एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल कर सकते हो। उसके बाद हमने 3 डिफरेंसेस देखे थे, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है पहले पूछ रही हूँ। सेक्शन भी, सेक्शन, हाँ, 2 सबसेक्शन 14 इज ऑर्डर। ये सेक्शन हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डर इज विच इज नॉट अ डिक्री। क्या हम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? सिर्फ वैसे हम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। दे आर ओनली 4 स्पेसिफाइड अपीलेबल ऑर्डर जिनके अगेंस्ट हम ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं। अब डिक्री क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ अ पार्टी और कंक्लूसिव होता है वो। इसके बाद आगे कोई और बात नहीं होती है। कोई आगे अपील हो सकती है क्या डिक्री के अगेंस्ट? डिक्री के अगेंस्ट अपील मतलब तब हम उसको डिक्री नहीं ऑर्डर बोल देते हैं। अगर एक डिक्री आ गई है, एक कंक्लूसिव डिसीजन आ गया है, उसके अगेंस्ट आपने जाके क्या किया है? अपील किया है, तो उसको हम फिर ऑर्डर बोलते हैं। फिर जब अपील के बाद फाइनल एक जजमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं डिक्री। तो डिक्री क्या है? एक फाइनल ऑर्डर है। ठीक है, क्यों नहीं आए थे 2 दिन, 1 दिन? अच्छा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। इट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज रीजंस एंड ग्राउंड्स दैट व्हाई द डिक्री हैज बीन पास्ड। ठीक है, उसके बाद कल हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस सब्जुडाइज और रेस जुडिकाटा। जब हम सेक्शन रिवाइज कर रहे थे तो ऑर्डर का सेक्शन था 2 सबसेक्शन 14 और डिक्री का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 और जजमेंट का सेक्शन। अब जब हम रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज देख रहे हैं तो रेस सब्जुडाइज का सेक्शन 10, ठीक है, और रेस जुडिकाटा का सेक्शन 11। अब रेस सब्जुडाइज क्या बोलता है? दिस इज द वे टू आंसर। ठीक है, सेम पार्टी सेम केस और डिफरेंट एरियाज में आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक केस अभी पेंडिंग है तो आपके नए केस को अभी स्टे लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर दो लोग हैं, हमने कल कौन सा एग्जाम्पल किया? मेरा और राशि का।
ठीक है, अगर मैंने राशि के अगेंस्ट केस फाइल करा है तो वो गुस्से में जाके दोबारा एक नया फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आपका अर्लियर केस अभी पेंडिंग है। तो सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टी, सेम कंसर्न, डिफरेंट प्लेसेस भी हो सकती है, लेकिन सूट फाइल हम अभी नहीं कर सकते। ये हमने कहां पढ़ा है? रेस सब्जेडाइज। जब हम देख रहे हैं रेस जुडिकाटा, उसमें क्या होता है? जब एक फाइनल डिसीजन आ गया है तो दोबारा उस मुद्दे को हम नहीं उठा सकते। तो वंस अ डिसीजन, वंस अ मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, यू कैन नॉट अगेन स्टार्ट अ सेम प्रोसीडिंग विद द सेम मैटर, सेम पार्टी, सेम कंसर्न अगेन। ठीक है बच्चों, हमें इसमें इसके कंडीशंस देखनी थी। जब हम देख रहे हैं रेस सब्जेडाइज, उसके एसेंशियल्स क्या है? द मैटर मस्ट बी टू सूट इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स। एक ने पहले चालू कर दिया था, दूसरे बाद में। और द मैटर इन द इशू इन द लेटर सूट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम इन द अर्लियर सूट। जो पहले फाइल हुआ है वैसा का सेम सूट उसने later फाइल किया। such suit between the same parties, the earlier suit is pending either in the court or any other competent court but not before a foreign court। ये चार essentials हमको याद करने। नेक्स्ट टाइम अगर रेस्ट सब्सिडाइज बोले तो सेक्शन 10 और उसके चार essentials हैं कौन कौन से? टू सूट्स एट डिफरेंट टाइम्स, दूसरा सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए या डायरेक्टली सेम पार्ट, मतलब सेम पार्टीज भी होनी चाहिए और मैटर भी सेम होना चाहिए, और पहला वाला सूट अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये चार पैराग्राफ्स ना, ये हम एक बार क्लास में थोड़ा सा पढ़ ले नया, फिर करते हैं। ठीक है, अब रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स, चार एसेंशियल्स, उसमें भी वही है कि डायरेक्टली सब्सटैंशियली सेम मैटर होता है, पहले वाले का जजमेंट आ चुका है। दूसरा, द मैटर हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, उसके बाद सेड इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। सच लेटर बिटवीन द सेम पार्टीज एंड लिटिगेशन हैज बीन स्टार्टेड अगेन। ठीक है, फिर हमने इसकी कंडीशंस देखी है। रेस जुडिकाटा की कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं अलग से। ठीक है, अब हमने कल और एक चीज पढ़ी थी, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। कौन से चार काइंड है जिसमें जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट डिसाइड होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, फिर टेरिटोरियल एरिया, उसके बाद ओवर द पर्सन्स, और लास्ट पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर कहाँ है, उससे हम कोर्ट का जुरिसडिक्शन देखेंगे कि कोर्ट क्या ये मैटर सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। फिर हम देखेंगे कि एक टेरिटोरियल एरिया, क्या हम, अगर हमारे एमपी का केस है तो क्या हम गुजरात में फाइल कर सकते हैं? नहीं, आपके एमपी में एक हाई कोर्ट है, आप वहां जाके उसको डिस्कस करो। फिर ओवर द पर्सन, तो फॉरेनर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। इंडिया के जजेस के पास इंडिया के कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, इंडिया के लोगों का जुरिसडिक्शन है, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का जुरिसडिक्शन है। फॉरेन का जुरिसडिक्शन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही आता है। ठीक है, अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मिल जाए तो ही आप कर सकते हो। उसके बाद पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, जितनी आपकी लिमिट है उतना ही आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, मतलब उतने का ही मैटर वो जजमेंट दे सकते हैं। अगर हमने देखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वो जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोर्ट, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट फोरम बेसिकली हमारा, वो उसकी लिमिट होगी 10 लाख, अब 1 करोड़ कुछ हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर उससे ऊपर के लिए स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन। अब हम देखते हैं कि जुरिसडिक्शन में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर्स। अब कोर्ट के पास कुछ पावर होती है, ठीक है, उसके बेस पे उनका जुरिसडिक्शन डिसाइड होता है। देखो पहली लिखी है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। दूसरा क्या लिखा है? एपेलेट जुरिसडिक्शन। तीसरा क्या लिखा है? क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिसडिक्शन। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं क्या? कोई भी नहीं लेके जा सकते।
कौन से मैटर्स, मतलब कुछ तो तुम लोग ने पढ़े हैं बचपन में, तुम लोग ने मुझे बताया है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई जाती हो? कोई भी नहीं जा सकते। कौन से राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। हाँ नम्रता, वही रिट्स ज्यूरिडिक्शन, वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन चली जाती है। तो फ्रेश ओरिजिनल एप्लीकेशन डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है। वैसे हर फ्रेश एप्लीकेशन हमेशा लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट जो होता है ना उनके पास जाती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जिस पर्सन के पास पहली बार एप्लीकेशन आती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अ कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड द सूट फाइल्ड बिफोर इट, ठीक है। तो उसमें आ जाती है फ्रेश एप्लीकेशन। ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? उसके बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये तुम्हें पता है कि अब जब अपील फाइल करोगे तो उसके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन किस किस के पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, क्योंकि आपने उसके पास जाके अपील की होगी। तो ओरिजिनल के बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो क्या लोएस्ट कोर्ट के पास आप जाके अपील कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं कर सकते। लोएस्ट कोर्ट से ऊपर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपील की तो उस टाइम के लिए उसके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। पर एक जनरल जुरिस्डिक्शन जो हमें पता है एपेलेट के लिए, वो किस किस के पास है? हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अ कोर्ट हियर्स अपील अगेंस्ट डिसीजन और डिक्रीज बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो उसके पास क्या है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव बोथ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड वेरियस मैटर्स। जब मैंने बताया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगर आप डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप किसके पास जा रहे हो? डिस्ट्रिक्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट के खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तो जनरली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एपेलेट भी है और ओरिजिनल भी है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तुमने मुझे बताया रिट्स भी फाइल होती है, तो उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी। बस हमें इतना ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर हो गया एपेलेट जुरिस्डिक्शन, फिर हो गया क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो जो ओरिजिनल है उसके पास फ्रेश एप्लीकेशन है, तो उसके पास वो ट्राई करता है, मतलब ट्रायल होता है उसके पास और फिर वो डिसाइड करता है एक सूट को। एपेलेट जुरिस्डिक्शन सिर्फ अपील सुनता है अगेंस्ट डिक्रीज या कोई भी ऑर्डर। और क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब जिनके पास ओरिजिनल और एपेलेट दोनों आते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों कवर होते हैं। अब कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड। मुझे एक बात बताओ, एनसीएलटी में कौन से मैटर्स जाते हैं? कंपनी लॉ के, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो है, कंपटीशन एक्ट का अलग एक कोर्ट है सीसीआई, ठीक है। इन सब में हमने पढ़ा था इनके पास सिविल पावर्स है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं, सबके अपनी अपनी एक अथॉरिटी बनाई हुई है, हमने वो भी पढ़ा है रेरा, ठीक है। ये सारे लोगों के पास अलग से इनके पास एक जुरिस्डिक्शन है कि आप सिविल कोर्ट को डिस्टर्ब मत करो, हमने आपके लिए अलग कोर्ट बना दिया है। भाई कंपनीज कभी भी सिविल कोर्ट में नहीं आती हैं, अगर आएंगी भी तो सिविल कोर्ट बार्ड है टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ सूट, ठीक है। आपके पास एनसीएलटी, आप एनसीएलटी में जाओ, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अलग से उन्होंने बना रखे छोटे छोटे कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ऐसा नहीं है कि आप सिविल में नहीं जा सकते, पर कुछ जगह पे उनका जुरिस्डिक्शन बाहर कर दिया गया है क्योंकि हमने आपके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई हुई है, ठीक है। तो वहां पे वो आपके एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा। आप अगर कुछ ऐसे सेक्शंस को लेके चले जाते हो, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ हमें कंज्यूमर ने हमको नुकसान किया, डिफेक्ट है, तो ये आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो आप कहाँ गए? सिविल कोर्ट गए कि हमें सूट फाइल करना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब जब आप सिविल कोर्ट गए तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सेम चीज कहां जा सकते हो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम सिविल कोर्ट को बाहर नहीं कर रहे हैं, पर कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने बस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि एनसीएलटी है, कंपटीशन है तो अलग। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग कोर्ट्स बनाए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक आपके लिए स्पेसिफिकली कोर्ट बनाया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहां जा सकते हो। लेकिन कहीं कहीं जगह सिविल कोर्ट को डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है कि आप ये मैटर हैंडल करोगे ही नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग एक अथॉरिटी बैठी हुई है, ठीक है। और इन सब के अंदर अपन ने पढ़ा है कि इन सब की जो जजेस है, जो भी बैठते हैं मैजिस्ट्रेट्स, उन सबके पास सिविल कोर्ट जैसी ही पावर है,
ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टेट दैट कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि वैसे सिविल सूट्स सिविल कोर्ट्स सारे सिविल सूट्स हैंडल कर सकते हैं अनलेस एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड। इसके एग्जांपल जैसे कि एनसीएलटी, कंपटीशन, रेरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई हुई है। स्पेसिफिकली अगर ध्यान रखना हो तो एनसीएलटी की कंपनीज के मैटर और कहीं जाते ही नहीं है। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ सिविल कोर्ट हैव द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड बाय लॉ। फिर वही दिया एवरी पर्सन हैज अ राइट टू ब्रिंग अ सूट इन अ सिविल कोर्ट अनलेस इट इज बार्ड। तो आप आ सकते हो, पर कोर्ट क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को मना कर देगा कि इसका हमें जुरिसडिक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सुइंग में क्या है, सेक्शन 15। प्लेस ऑफ सुइंग क्या है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 lays down that every suit shall be instituted in a court of a lowest grade competent to try it। बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, लोएस्ट ग्रेड। सबसे पहले सूट कहां जाएगा, जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का जिसके पास जुरिसडिक्शन होगा। मतलब कि आप डायरेक्टली कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर का ऐसे नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले उसके लिए कॉम्पिटेंट कौन है, जो सबसे लोएस्ट ग्रेड होगा। हमने सिविल प्रोसीजर में उसको नाम दिया हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आपके स्टेट में हिसाब से होगा, आप सबसे पहले एप्लीकेशन कहां ले जाओगे, उसके पास। अब मुझे एक बात, तो कल नुपुर मुझसे ग्वालियर का एक केस ले रही थी कि वो लेडी वहां रहती है, उसकी शादी जबलपुर में हुई है, अब डिवोर्स करना है या कुछ भी मैटर हो, तो वो कहाँ सूट फाइल कर सकते, वो हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपके साथ कोई रॉन्ग हुआ है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है या ऐसे कोई मैटर्स जो इन 4-5 पॉइंट में स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप कहाँ सूट फाइल करोगे। अगर आपके पास ऐसा है कि आपके एरिया में कोई कोर्ट ही नहीं है, तो आप कहां सूट फाइल करोगे। अगर आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टी 2 लैंड में कवर हो रही है, जिसके पास 2 जगह के जुरिसडिक्शन है, 2 स्टेट की जुरिसडिक्शन है, तो आप कहां सूट फाइल करोगे। वो हमने कहां पढ़ा है, सिविल प्रोसीजर कोड में। क्या हमने ये चीज कहीं और देखी है क्या, इससे पहले एक्ट ये सब हमको नहीं बताते थे, ये हमें कोड बताता है कि एक्चुअल में आपको केस कहां फाइल करना है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, चलो According to section 16, subject to pecuniary or other limitation prescribed by any law, the following suits relating to property shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है तो जनरली आप कहां देखोगे केस फाइल करने के लिए, वो जुरिसडिक्शन जहां पे हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत ब्लर दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स यहां से देखो। चलो, सबसे पहला है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने कौन सी प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें या तो रेंट है या फिर रेंट नहीं है, या तो प्रॉफिट इन्वॉल्व है या तो प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा पार्टीशन, सब्जेक्ट मैटर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, या तो कोई ऐसा मैटर जब पार्टीशन होना है, भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई तो प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है, तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो इसका जुरिसडिक्शन कहां होगा, वो कहां सूट फाइल करेगा, वो हम समझेंगे। फिर फॉर फोरक्लोजर ऑफ सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। फोरक्लोजर यानी आपके पास राइट मिल गया है किसी चीज को बेचने का, तो अगर आपने प्रॉपर्टी चार्ज पे रखी थी बैंक के पास या मॉर्टगेज पे रखी थी किसी बैंक के पास, तो अगर आपकी अब आप पे करने के लिए केपेबल नहीं हो, तो उनको राइट मिल गया आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और आगे गिरवी रखी हुई थी, बेचने के लिए राइट मिल गया। अब एक बात बताओ, हमने ये चीज पढ़ी है कि बैंक के पास अगर आपका लोन है, ठीक है, मतलब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ये बैंक है, आपने एक प्रॉपर्टी दी थी, इनको अपने घर दे दिया था, इसके बदले आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ था। ठीक है, जब आपने 50 लाख का लोन लिया तो आपने मॉर्टगेज या चार्ज किस पे क्रिएट किया, बेसिकली मॉर्टगेज क्रिएट किया अपने घर पे। फिर हमने ये सब मॉर्टगेज चार्ज के डिफरेंसेस समझे, हमें सिर्फ पढ़ना है प्लेस ऑफ सुइंग। जब बैंक के पास ऐसा टाइम आ जाता है कि अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है जबलपुर में,
मैंने लोन लिया है दिल्ली में और प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी जबलपुर वाली, तो अब प्लेस ऑफ सुइंग अब डिसाइड होगा ना कि भाई प्रॉपर्टी तो जबलपुर में है, बैंक तो दिल्ली में, बंदा तो कैलकाटा में रहता है और लोन उसने दिल्ली से लिया हुआ है, देयर लॉट ऑफ 3 सिटीज इन्वॉल्व। तो अब प्लेस ऑफ सुइंग क्या आएगी, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। अब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू इंटरेस्ट और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब देखना है कि कितना इंटरेस्ट उस पर्सन का इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। ये सब सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि भाई पार्टीशन होना है, ये सब मैटर्स है, लेकिन इन सब मैटर्स में सूट कैसे फाइल करेंगे वो नीचे दिया हुआ है। उसके बाद फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ खराबी कर दिया क्या, उसके बदले का आपको क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन। तो मैटर एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। उसके बाद फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पहला आया है एक्चुअल डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब आपको किसके लिए देखना है केस, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को, बच्चों शुरू में ही बता दिया कि सेक्शन 16 बोलता है अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो जहां पे भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस जुरिस्डिक्शन में जाके आपने केस फाइल करना है। तो चाहे वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट या प्रॉफिट हो, चाहे आपको पार्टीशन कराना हो, चाहे आपको उसको बेचना हो, चाहे उसमें आपको डिटरमाइन करना हो कि हमारा कितना राइट कितना इंटरेस्ट है, चाहे आपको देखना हो कि हमें इस प्रॉपर्टी से कॉम्पनसेशन लेना है। फिर एक मूवेबल प्रॉपर्टी का है जो एक्चुअली डिस्ट्रेंड और किसी जगह से अटैच्ड है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जहां पे वो प्रॉपर्टी है वहां पे आप जाके देखो कि हमें इस जुरिस्डिक्शन में उसका केस फाइल करना है, ठीक है। तो जो हमने मैटर समझा उसमें प्रॉपर्टी कहाँ थी, जबलपुर में, तो वो यहाँ आके केस फाइल करेगा, ठीक है, वो यहाँ के वकील को ढूंढेगा और यहाँ पे मैटर स्टार्ट कराएगा। अब एक और चीज, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये मत बोलो भाई हमारी प्रॉपर्टी तो फॉरेन में, अब हमने उसको मॉर्टगेज में रखी, जो प्रॉपर्टी इंडिया में हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जुरिस्डिक्शन हम इंडिया कोर्ट्स के लिए देख रहे हैं। अब वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन अ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, अब क्या हो गया, दो अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक प्रॉपर्टी हुई है। सोच सकते हो ऐसा कभी हो सकता है क्या, जाग गए बॉर्डर के उससे, ठीक है। और कोई जगह तुम लोगों को ऐसे पता हो, ये एक यूपी और एमपी का भी एक ऐसे बॉर्डर टाइप है, चित्रकूट का माउंटेन है कोई, जहां पे आप अगर उस माउंटेन पे चले जाते हो तो आपको नेटवर्क नहीं मिलता है क्योंकि आप अलग स्टेट के नेटवर्क में आ गए हो, तो आपको रोमिंग चार्जेस लगने लगेंगे वहां पे। मतलब इट्स जस्ट ऐसे पहाड़ वहाड़ है समझो, ये यूएमपी है और ये यूपी है, तो इतना सा ही डिफरेंस है। इफ यू स्टैंड हियर दिल चार्ज यू रोमिंग चार्जेस, इफ यू स्टैंड हियर तो आप यूपी के चार्जेस पे कर रहे हो, मतलब हम एमपी के तो ऑफकोर्स हम उधर चले गए तो हमें रोमिंग चार्जेस हो जाएंगे। तो बेसिकली वो ऐसा बना हुआ है वहां पे कि दिस वहां पे आपको फिर जस्ट साइड ऑफ द प्लेस पे आपको नेटवर्क इशू आने लगते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी की लैंड है तो भाई वो कहाँ केस फाइल करेगा, जहां पे ज्यादा पार्ट्स हो कहीं भी कर सकता है, ठीक है। Where the jurisdiction of the suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court, ठीक है। तो कहाँ पे, कोई भी जगह पे, वो within the local limits of whose jurisdiction the property is situated provide the value of entire claim is cognizable by such court, मतलब वो मैटर कोई भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई रॉन्ग हुआ है जो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में सेट है तो उसके लिए आप कोई भी कोर्ट में जा सकते हो। अब नेक्स्ट, वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स आर अनसर्टेन, अब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ केस फाइल करना है। भाई हम ऐसी जगह रहते हैं आसपास कोई कोर्ट ही नहीं है, हमें इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं समझ आ रहा। तो बच्चों तुम्हारे हिसाब से where the jurisdiction is alleged are uncertain as within the local limits of jurisdiction of which two or more any immovable property is situated, then any of such said court may proceed to entertain the suit having recorded a statement to effect that satisfied that there is a ground of such alleging uncertainty. nearest नहीं, मतलब कि कोई भी कोर्ट में जाओ लेकिन एक स्टेटमेंट लेके जाओ कि हमारे पास jurisdiction इसका नहीं है, फिर कोर्ट आपको एक स्टेटमेंट देगा कि मैंने इस
इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसीजन इसलिए दिया है क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन अनसर्टेन था, और ये मैं साइन करता हूं, ये मेरा ऑर्डर के साथ, डिक्री के साथ एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला हो गया, जब भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जो दो कोर्ट्स में कवर होती है, जिसके दो जुरिसडिक्शन है, तो फिर एनी कोर्ट। अगर अनसर्टेन है तो एनी कोर्ट बट विद अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको अनसर्टेनिटी का एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हमारे पास इसका जुरिसडिक्शन की क्लैरिटी नहीं है, फिर कोर्ट आपको एक देगा कि अच्छा मेरे पास भी इस चीज का जुरिसडिक्शन नहीं है, पर क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन अनसर्टेन है इसलिए मैंने इसके लिए ऑर्डर या डिक्री पास की है। Whether wrong done to a person or to movable property, अभी तक हमने movable property देखा, अब कौन सी आ गई, movable, where a suit is for compensation for wrong done to a person or to a movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted option of plaintiff in either courts। मतलब कि क्या हुआ बच्चों, ये plaintiff है, ठीक है, ये प्लेंटिफ है, ये कहां रहता है, इसका हमें मतलब नहीं है कहां रहता है, सपोज ये जबलपुर के है, ये डिफेंडेंट है, ये रहते हैं दिल्ली में। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी कहां है, इंदौर में, इंदौर तो एमपी में ही कवर हो गया, कोई और स्टोर अहमदाबाद में। ठीक है, अब बताओ केस कहां फाइल होगा, मुंबई तो मैंने लिखा ही नहीं है, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो जहां पे ये पर्सन रहता है वो, या जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी का आपके साथ रॉन्ग हुआ है वहां पे। ठीक है, तो प्लेंटिफ जहां रहता है वहां से उनको मतलब नहीं, ऐसा क्यों बताओ, बेचारा प्लेंटिफ भटकता रहेगा क्या दर दर, क्या रीजन दिया इसने, पॉइंट। ठीक है, एक कि डिफेंडेंट ना आपका टाइम वेस्ट करेगा, आएगा नहीं। ठीक है, वो तो खैर अपनी सिटी में भी कर सकता है, पर कंपैरेटिवली वहां पे पुलिस ऑफिसर्स और ये सब उसको पकड़ने के लिए जाएंगे। बहुत इजी है बच्चों, जनरली क्या होता है, कोर्ट में 3 हियरिंग्स इसलिए होती है कि उसको ना बुलाओ, उसको समन पहुंचाओ, ये करते करते ही 6 महीने हो जाते हैं वैसे, इसलिए हमारे इंडियन कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है। पहले आपने मैटर सॉल्व किया, मतलब मैटर सबमिट किया, फिर आपके वेरिफिकेशन हुए डॉक्यूमेंट्स के, 1 हियरिंग, फिर आया कि अच्छा ओरिजिनल लेके आओ, 2 हियरिंग, अच्छा पार्टी का है, उसको तो फर्स्ट टाइम एक नोटिस चला गया था। ठीक है, फिर पार्टी का है, नहीं आई, एक और नोटिस, फिर पार्टी नहीं आई, तीसरा नोटिस, ऐसे करते करते आपके 6-8 महीने चले गए। इसलिए इंडियन कोर्ट्स में लोग रिलाय इतना नहीं करते। 6 मंथ हो गए बच्चों, इसके बाद जो हियरिंग होती है ना, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो होती है कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर देता है कि आप पुलिस ऑफिसर को ये 2 नोटिस वो उसको खींच के लेके आएगी, डायरेक्टली अरेस्ट वारंट हो गया या फिर ऐसा कुछ कि आप जा पुलिस ऑफिसर उसके घर जाके उससे बात करेगी, भाई तेरी हियरिंग है चल। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही आपको सटल मतलब एक जनरल वे में समझाया, पर इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, जब पुलिस ऑफिसर जाती है, नोटिस होते हैं, वहां दिखाती है। तो अब क्या हो रहा है ना कि जब हम देख रहे हैं कि ये सब डिफेंडेंट जहां रिसाइड है, जहां पे वो मैटर हुआ है, वो सब हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत इजी होता है कोर्ट के लिए ये सब काम परफॉर्म करना। ठीक है, तो उसमें लिखा है वेदर रॉन्ग इज कमिटेड, तुम्हें अगर स्टिकी नोट लगाना है तो वहां पे लगा दो, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब प्लेंटिव में फाइल, अगर कोई पर्सन को रॉन्ग डन हुआ है या मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो प्लेंटिव में फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, वेदर रॉन्ग इज कमिटेड, वेदर डिफेंडेंट रिजाइड्स, द डिफेंडेंट कैरीज द बिजनेस या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, मतलब जहां पे वो बिजनेस करते हो। पैराग्राफ में लिखा हुआ, इफ यू कैन रीड इट या मार्क इट देन इट्स फाइन, अगर आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट। जल्दी लिखो, फर्स्ट वेदर रॉन्ग इज कमिटेड, सेकेंड वेदर डिफेंडेंट रिसाइड्स, थर्ड वेदर डिफेंडेंट कैरीज द बिजनेस, फोर्थ द डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर गेन।
कंक्लूजन में भी उन्होंने दिया डिफेंडेंट रिसाइड्स, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज या फिर प्रॉपर्टी सिचुएटेड। डन। 5 4 3 2 1। इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, अब देखो ए रिसाइड्स एट शिमला, एग्जाम्पल देखो बच्चों शिमला लिखा है इसमें। A resides at Simla, B at Calcutta, C at Delhi, ठीक है। A, B, C being together at बनारस, बेनारस फिर B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A। कहाँ गए थे इन लोग? A कहाँ रहता है? शिमला में, ठीक है। B कहाँ रहता है? कैलकाटा में। C कहाँ रहता है? दिल्ली में। तीनों कहाँ गए? बेनारस, ठीक है। उसके बाद फिर बी और सी ने बोला प्रॉमिसरी नोट करते हैं, जब भी ए डिमांड करेगा उसको हमें क्या देना है? एक प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ए में sue बी एंड सी एट बनारस where the cause of action arose, ठीक है। ही में ऑल्सो sue them at कैलकाटा जहां पे बी रहता है, where B resides, or at Delhi where C resides. But in each cases these if non-resident defendant objects the suit cannot proceed without the leave of court। मतलब अगर वो यहाँ के नॉन रेसिडेंट्स होते तो फिर कोर्ट से आपको लीव लेनी पड़ती, मतलब कि आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती कि मैं क्या आपकी जुरिसडिक्शन में केस फाइल कर दूं, तो वो अगर अलाउ करते तो आप कर सकते हो। हाँ, हर नहीं, बनारस में तो आप कर सकते हो, वहां पे प्रॉमिसरी नोट अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है? बनारस में, कि भाई प्रॉमिसरी नोट हम यहां साइन करते हैं, जब भी ए बोलेगा हम उसे देंगे, ठीक है। बी कहां रहता है? कैलकाटा में जहां डिफेंडेंट रिसाइड। सी कहां रहता है? दिल्ली में जहां पे अदर डिफेंडेंट रिसाइड्स। और इसके अलावा अगर ऐसी कोई नॉन रेसिडेंट जगह पे जाना है आपको, तो आपको एक कोर्ट की एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं यहाँ पे केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ गए अदर सूट्स, मतलब हमने देख लिया जुरिसडिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स पे है, जुरिसडिक्शन अनसर्टेन है या फिर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अदर सूट्स में क्या लिखा है कि इसमें सेक्शन 15, 16, 18, 19 every suit shall be instituted in a court within a local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendant where there are more than one defendant। जैसे अभी हमने देखा 2 डिफेंडेंट थे, तो जहां जहां वो रहते हैं वो, ठीक है, तो jurisdiction of defendant actually or voluntarily resides or carries or business or work for personally for gain provided either the leave of the court is obtained or the defendant who do not reside or carry on business or personally works at such place acquaints in such institution where the cause of action wholly or in the part arises, ठीक है। तो अगर बनारस में केस फाइल करना है, दिल्ली में करना है, कैलकाटा में आप कर सकते हो, और भी अपने वहां पे अपनी प्लेंटिफ जहां रहता है वो नहीं मेंशन्ड है कि वहां पे किस, इसके अलावा कहीं जाना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? कोर्ट से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब लास्ट बचा है हमारा बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो कंपनीज के लिए, इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी इट शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑन इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तो अगर कंपनी डिफेंडेंट है और मैं प्लेंटिफ हूं, तो फिर मैं कहां केस फाइल कर सकती हूँ? उसका जुरिसडिक्शन जहां पे कंपनी का प्रिंसिपल या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस हो। एक और चीज लिखी है, ध्यान रखना, और इन एनी केस कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी अदर प्लेस, लेकिन इफ इट हैज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों लिखा है? समझा क्या लिखा है? पहला तो तुम लोगों ने बता दिया कि जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहां आप केस फाइल कर सकते हो, लेकिन जहां पे कॉज ऑफ एक्शन है वहां पे भी आप केस फाइल कर सकते हो, पर उसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिस वहां पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये कंपनी है, ठीक है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है
भोपाल में, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल में। अब ये आए थे कहां पे, जबलपुर आए थे, ठीक है, यहां पे इन्होंने मुझसे लड़ाई कर ली, ठीक है। अब मैं क्या जबलपुर में भी इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ क्या? अगर इसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस या फिर इसका कोई भी बोल सकते हैं हम ब्रांच ऑफिस यहाँ पे हो तो हम इसके अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, अनलेस हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वहां कर सकते हैं जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन जहां होता है वहां केस तब फाइल होता है जब उसका वहां पे क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर उसका कोई branch office. फिर there might be two or more competent courts which could entertain a suit consequent upon a part of cause of action have arisen therewith. If the parties to contract agreed to vest the jurisdiction in one such court, to dispute such an agreement would be valid. जब हमने agreements देखे हैं उसमें एक dispute का clause होता है, arbitration का clause होता है, ठीक है, उसमें हम लिख देते हैं कि भाई तू मुंबई में रहता है, मैं एमपी में रहती हूँ, मतलब मैं भोपाल में रहती हूँ, तो अपना हमेशा जुरिस्डिक्शन भोपाल रहेगा। तो उन्होंने अग्रीमेंट में डिसीजन ले लिया, दोनों ने साइन कर दिया, तो हमेशा जुरिस्डिक्शन फिर भोपाल ही रहेगा, अनलेस अगर कोई चेंजेस या अमेंडमेंट इन द अग्रीमेंट हो। तो अगर दो लोगों ने डिसाइड कर लिया क्योंकि वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में सेटल्ड है, जो जुरिस्डिक्शन उन्होंने एक अग्रीमेंट में डिस्प्यूट के लिए सिलेक्ट किया वो वहां पे केस फाइल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब हम प्लेस ऑफ सुइंग देख रहे हैं, ये सब हमको सेक्शन 15 में बताया है कि भाई जो आपका लोएस्ट ग्रेड होगा आप सबसे पहले वहां पे सूट फिर सेक्शन 16 में बता दिया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आप हमेशा वहां पे केस फाइल करोगे। उसके लिए प्रॉपर्टी का कौन कौन सा मैटर, अगर रेंट और प्रॉफिट से रिलेटेड हो, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड हो, पार्टीशन से रिलेटेड हो, या फिर सेल फॉर अ मॉर्गेज जो चार्ज सेल फॉर अ प्रॉपर्टी जो चार्ज और मॉर्गेज पे हो, या फिर किसी इंटरेस्ट और राइट ऑन अ मूवेबल प्रॉपर्टी लेना हो, या फिर कॉम्पनसेशन बोल दिया रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो एस्टेंट है या किसी चीज से अटैच्ड है, ठीक है। फिर अगर कोई जुरिस्डिक्शन डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स पे है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो फिर वो किसी भी कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी का लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है तो वो किसी में भी जा सकता है विद अ स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर अदर सूट्स, फिर एक और है रॉन्ग डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कहां कहां कर सकते हैं, वेयर डिफेंडेंट रेसाइड्स, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, या फिर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है अदर सूट्स। अदर सूट्स में अगर एक से ज्यादा आपके डिफेंडेंट्स हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, जहां पे कोई एक डिफेंडेंट वॉलंटरी रिसाइड्स या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर कोई कैरीज ऑन अ बिजनेस, ठीक है। और लास्ट है बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आप उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में कर सकते हो, कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज है वहां भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसका कोई ब्रांच ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, ठीक है, और अग्रीमेंट से डिसाइडेड हो तो फिर उसके हिसाब से। चलो, सेट ऑफ काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। अब बच्चों सेट ऑफ क्या होता है, बैलेंस करना, और मीडिएशन नहीं, ये पिक्यूनरी मनी से रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होगा फिर, इतने में बात करके इतने में सेटल कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने फाइल किया एक केस, ठीक है, कि मुझे 1 लाख रुपीज दिशा से लेने हैं, ठीक है, इसने मुझसे 1 लाख रुपीज लिए थे, नोट वोट बना के दिया था कि प्रॉमिसरी नोट 1 लाख रुपए मैम मैं आपको 2 महीने में दे पाऊंगी, ठीक है। अब 2 महीने बाद इसने मुझे नहीं दिए, ठीक है, मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, ठीक है, ये बोलेगी 60,000 आपसे भी लेने हैं, आप मेरे से आई हो 1 लाख रुपए लेने, 60,000 तो मुझे आपसे भी लेने हैं, तो सेट ऑफ क्या होगा, 1 लाख थे ना, 40,000 रुपए, कोर्ट बोलेगा तुम एक काम करो चुपचाप 40,000 दो, बात खत्म करो, ये हो गया सेट ऑफ। दूसरा क्या है, एक काउंटर क्लेम समझो, ठीक है, दूसरा है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या, नहीं, हाँ, मतलब मैं अगर इसके पास गई कि 1 लाख रुपए मुझे दिशा से लेना है, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, इसने काउंटर क्लेम कर दिया मैम इनसे तो 1 करोड़ लेना है, ये हमसे 1 लाख के लिए मांगने आई है, ठीक है, ये काउंटर क्लेम हो गया, मतलब सामने वाले ने मेरे पे और काउंटर किया। जब तुम हम बोलते कॉन्ट्रडिक्ट बातें, काउंटर टॉक्स होते हैं कि आपने कुछ बोला उसके काउंटर पे मैंने कुछ बोला, तो यहाँ पे मैंने इसके अगेंस्ट 1 लाख का केस फाइल किया था, ये अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ले 1 करोड़ का इनके साथ मेरा पेंडिंग है, ये क्या 1 लाख रुपीस का मुझसे चार्ज ले रही है, ठीक है। उसके बाद फिर इक्विटेबल सेट ऑफ, कहीं ना कहीं सही बोल रही थी तो बोलो,
मिलता जुलता जैसा होगा सेट ऑफ कर लेंगे। देखो जब अनसर्टेन होता है, ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे तो हमको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा। चलो सबसे पहले देखो सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ यानी यही 1 लाख वाला ही केस, तो इसको इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है कि डील्स विद रूल्स, ये ऑर्डर में है, ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6 deals with set off which is a reciprocal acquittal of debts between plaintiff and defendant. It is an effect of extinguishing plaintiff, extinguishing यानी खत्म करना, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, प्लेंटिव्स क्लेम का खत्म कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम बाय अ डिफेंडेंट एज अ काउंटर क्लेम। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेंटिफ के पास ज्यादा पैसे हैं तो हमने उसका जो क्लेम है वो एक्सटिंग्विश कर लिया, उतना जितना डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम किया, तो जो बचा कुचा है वो किसका हो गया, प्लेंटिफ का। यानी मैंने 1 लाख का केस फाइल किया था, उसने बोला 60,000 बचे, तो बचा कितना 40, तो 40 मेरा हो गया। यहाँ पे मेरा क्लेम एक्सटिंग्विश कर दिया सेट ऑफ करके, ठीक है। अंडर order again rule 6 where in a suit for recovery of money the defendant claims to set off, ठीक है। अब कौन आई है, दिशा आई है, to set off against the plaintiff demand any as certain sum, इसको मार्क करो as certain sum, clearly as certain था कि मुझे 1 लाख रुपीस लेने हैं और उसे 60,000 लेने हैं। मिला, लिखा है सेकेंड पैराग्राफ में। मिल गया सबको, ठीक है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। इसमें सेट ऑफ में क्या हो रहा है, एज सर्टेन अमाउंट है, यानी कि हमको पहले से पता है कितना अमाउंट हमने क्लेम किया है, कितना अमाउंट सामने वाले क्लेम कर रहे हैं, काउंटर क्लेम कर रहे हैं, और वो सेट ऑफ होके प्लेंटिव्स का राइट हम क्या कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिव नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ कोर्स फॉर 1 लाख का केस को एक लोएस्ट ग्रेड कोर्ट डिसाइड कर सकता है, इसलिए वो क्लियरली उन्होंने लिख दिया कि भाई उसी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ जिसके पास इस अमाउंट का जुरिसडिक्शन है, तो ही वो सेट ऑफ आपका करा पाएंगे, ठीक है। Where both the parties file the same character as in plaintiff suit, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless the permitted by the कोर्ट। मतलब कि जब मैंने एप्लीकेशन फाइल की उसी के बाद रिटन स्टेटमेंट में ये लेके आए कि भाई इसके पास 60, बार बार फिर जब मैंने कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, परमिट कर दिया कि हाँ 1 लाख रुपीस देनी, तब आइए कि नहीं वो तो एक डेट पे 60,000 रुपए लेने थे, ऐसे नहीं होता है। जैसी मेरी फर्स्ट हियरिंग हुई उसके बाद डिफेंडेंट ने अपने एप्लीकेशन में लेके आना है कि हाँ मेरे को आपने आज बुलाया तो मेरे रिटर्न स्टेटमेंट में बताती हूँ कि मुझे भी इनसे इतना पैसा लेना है, तो फिर हम सेट ऑफ करा देंगे, ठीक है। प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ, ठीक है, तो वो अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख के आ जाएगी। सेट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है। सबको समझ आ गया सेट ऑफ क्या है, बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्विटल ऑफ डेट्स बिटवीन प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसका इफेक्ट आता है कि प्लेंटिव्स का राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है क्योंकि डिफेंडेंट ने एक काउंटर क्लेम किया है जिसमें प्लेंटिव्स का अमाउंट ज्यादा है, तो वो वहीं के वहीं सेट ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लेंटिव डिमांड करता है वो एक एज सर्टेन लीगल रिकवरेबल मनी है, ठीक है, वो डिसाइडेड है, इवन डिफेंडेंट की साइड से भी डिसाइडेड है कि उसको कितना क्लेम करना है। अब काउंटर क्लेम, अ डिफेंडेंट इन अ सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ अ प्लीडिंग ऑफ सेट ऑफ अंडर रूल 6 सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। अब इसमें किसके ऊपर बात आ गई, डिफेंडेंट पे, क्योंकि डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम किया इन अ सूट, ठीक है, जो अगेंस्ट था क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। अब any right or claim in respect of cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after filing the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired। मतलब कि जब बच्चे दिशा से मैंने 1 करोड़ लिए हैं तो अभी उसके पास वो लिमिटेशन पीरियड है कि वो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती, पर उसने नहीं लिया कि अरे चलो ये तो मैम है, इनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल नहीं करूंगी। पर जब 1 लाख की बात थी तो मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो अभी उसके पास टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है कि वो कोर्ट में आके डिमांड नहीं कर सकती 1 करोड़। तो ये सारी कंडीशंस हैं कि जब वो काउंटर क्लेम कर रही है तो पहली बात कि हाँ सूट अभी खत्म नहीं हुआ है, सूट चल रहा है, तब उसने आके अपने डिफेंस में बोल दिया कि मेरा तो 1 करोड़ बाकी है। उसके अलावा उसका जो 1 करोड़ लेने का राइट है वो एक्सपायर नहीं हुआ है,
ठीक है, अभी भी उसके पास वो राइट है कि वो मुझसे 1 करोड़ ले सकते, वो बोलेगी इसने तो मुझसे लास्ट ईयर ही 1 करोड़ लिए हैं। उसके बाद वेयर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट, अब वो कैसे भी हो काउंटर क्लेम, वो 1 करोड़ किसी भी चीज का, उससे उसको डैमेज हुआ हो नहीं हुआ, वो आके बोल सकती है कि मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए। सच काउंटर क्लेम मस्ट बी विद इन द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, देखो अगर वर्ड टू वर्ड समझो तो सबसे पहले कैसा लिखा है, हम कॉमा कॉमा देखते हैं। ठीक है, अ डिफेंडेंट इन अ सूट में कॉमा इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग ऑफ सेट ऑफ, अब सेट ऑफ कराने कौन आ रहा है बच्चों, डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट में लिख दिया कि वो चाहे तो काउंटर क्लेम कर सकता है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सूट में अपना क्लेम आके बोल सकता है। अब सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ, इसमें पूरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्लियरली लिखा है डिफेंडेंट में इन अ सूट मतलब एग्जिस्टिंग सूट आके क्या कर सकता है, काउंटर क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ, जहां पे प्लेंटिफ ने भी एक क्लेम मांगा हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ आया। A defendant in a suit may, in addition to his rights of pleading a set up by way of counter claim against the claim of plaintiff, मतलब वो counter claim कर सकता है against the claim of plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action accruing to defendant against the plaintiff either before or after filing the suit before the defendant। अब देखो इसको तोड़ने की कोशिश करो, कैसे लिखा है, any right or claim in respect of cause of action accruing to डिफेंडेंट, अभी कॉज ऑफ एक्शन किसके अगेंस्ट है, डिफेंडेंट के। मैंने क्या बोला, यहां पे मैं दिशा और मैं बना देती हूं। ठीक है, ये डी है, ये एस है। अभी मैंने जब केस फाइल किया तो मैं वो मुझसे पूछ रहे हैं अभी भी कि 1 लाख रुपीस किस बात के, कब लिए थे, क्यों लिए थे, रिटर्न क्यों नहीं दिया, कुछ अमाउंट आया है कि नहीं, अभी सूट चल रहा है। तो अभी मैं इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन में बोलती जा रही हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे 1 लाख रुपीस नहीं दे रही है। तो अभी अक्रूड है डिसीजन, डिफेंडेंट के अगेंस्ट अभी भी रुका हुआ है, अभी क्या रिजल्ट आ गया, नहीं आया। तो अब इसको अगर मेरे से 1 करोड़ लेने हैं तो वो 1 करोड़ के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पहले या फिर बाद में, तब जब भी वो काउंटर क्लेम करना चाहती है उसके पास ये राइट एग्जिस्ट करता है कि वो मुझसे 1 करोड़ अभी भी ले सकती है। यहाँ पे सिर्फ उसका राइट और क्लेम एक्सप्लेन किया गया है कि उस पर्सन के पास जो काउंटर क्लेम कर रहा है एक राइट और क्लेम अभी लेना बाकी है, चाहे वो बिफोर फाइलिंग द सूट हो या फिर आफ्टर फाइलिंग द सूट हो। ठीक है, फिर से देखो, एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ ईदर बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट। अब ये मेरे अगेंस्ट आ रही है तो बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग द सूट, यानी ये चाहे तो अभी जब मैंने सूट फाइल किया उससे पहले भी मेरे से केस फाइल कर सकती थी या फिर मेरे बाद में भी आ सकती है कि मेरे को तो पिछले साल हुआ, अभी लिमिटेशन पीरियड इसका एक्सपायर नहीं हुआ है। उसके बाद बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिटिंग फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। इसमें से पढ़ लो। वो बार बार वही वही चीज लिखे, पैराग्राफ में देखो कैसे लिखा है। काउंटर क्लेम मीन्स अ क्लेम फाइल्ड बाय डिफेंडेंट अपोजिंग द क्लेम ऑफ plaintiff. It is like a relatory claim by the defendant against the plaintiff claim. In simple words, in counter claim, a defendant puts his claim against the plaintiff for a large amount. A counter claim is a claim made by defendant in excess of right claim by the plaintiff. अभी क्या हुआ, राइट किसका था, मेरा था, एक्सेस किसने किया, मैंने किया कोर्ट में, लेकिन क्या इसके पास ज्यादा राइट है मेरे से, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो लार्ज अमाउंट है इसके पास मेरे पैसों से। ठीक है, मैंने 1 लाख का बोला और ये 1 करोड़ की बात कर रही है, तो इसके पास राइट है ये क्लेम लेने का अगेंस्ट प्लेंटिफ। ठीक है, अब therefore the court will not proceed against the plaintiff for the balance amount. तुम लोग को एग्जाम्पल समझ नहीं आया अभी तक? मानसी, ये मानसी है। ठीक है, आज तुमने मुझे 50,000 रुपीज दिए। ठीक है, 50,000 रुपीज दिए, डेट क्या है आज, 27th। ये किस चीज के 50,000 है, सपोज फीस दी है, सपोज। ठीक है, तुमने मुझे आज फीस दी है 50,000 की कि मैम कल से आप मुझे पर्सनल ट्यूशंस देना, इसके 50,000 आप रख लो, आफ्टर क्लासेस में आपसे पर्सनल ट्यूशंस लूंगी फॉर 5 months।
ठीक है, अब इसको यही नहीं याद है कि पिछले साल 25/7/2022, ठीक है, मैंने इसे 70 लाख रुपीस दिए थे। ठीक है, ठीक है, क्यों दिए थे कि ये मेरी सेविंग्स हैं, तुम इसे, क्योंकि तुम अभी इतना इनकम नहीं कमाती हो वगैरह वगैरह, तो अभी तुम इसको मेरे लिए सिर्फ सेव करके रख लो। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट है, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बोले तो 25/9 सितंबर में, ठीक है, सितंबर में मैंने उसको बोला मेरे 70 लाख रुपीस वापस दो। इसने बोला अब नहीं दूंगी मैम। कौन से 70 लाख, आपने मुझे कोई रिटर्न रिसीट थोड़ी दी थी, आपने तो ट्रस्ट करके मुझे दे दिया। तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट, लेकिन कुछ नहीं होता, वो मैं सब डिलीट करा लूंगी, हैक करा लूंगी, ये वो, मैं आपके 70 लाख रुपीस नहीं दूंगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आया, बदला। ठीक है, इसने मुझे 50,000, मैंने इससे फीस ले ली एक्स्ट्रा ट्यूशन की, ऐसे मैंने सोचा मैं 50,000 करके पूरे ले सकती हूँ। तो जब इसने मुझे 50,000 दी और इसने बोला मैम पर्सनल ट्यूशंस, मतलब काहे की पर्सनल ट्यूशंस, बोले आपको 50,000 दिए हैं, काहे के 50,000 दिए हैं। ठीक है, मैं पलट गई। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मानसी को आ गया गुस्सा, मानसी गई कोर्ट कि मेरा तो राइट है, मैंने तो सब पढ़ लिया है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने जितने एक्ट पढ़े सबके सेक्शन जाके उसने कोर्ट में लगा दिए कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उसने सब जाके कोर्ट में लगा दिए कि जज साहब 50,000 रुपीज फीस ली गई है पर्सनल ट्यूशन के लिए और कोई ट्यूशन नहीं है और कोई रिफंड भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। अब कोर्ट में हियरिंग चालू हो गई है। क्या मेरे पास राइट था, मैं इसके लिए 70 लाख रुपए पहले फाइल कर सकती थी? क्या मैंने किया? नहीं किया। ये जो मैटर चल रहा है 50,000 का, ये 50,000 का मैटर सॉल्व भी हो जाए, मैंने इसको 50,000 दे भी दिए, फिर भी मेरे पास राइट है, मैं आफ्टर द सूट भी इसके लिए 70 लाख का केस फाइल कर सकती हूँ। तो क्या ये मेरा राइट टू क्लेम 70 लाख बिफोर फाइलिंग द सूट एंड आफ्टर फाइलिंग द सूट है? ठीक है, तो मैं बीइंग डिफेंडेंट अंडर दिस केस, कोर्ट ने मुझे 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, भैया तुम पढ़ाती हो, 50,000 रुपए बच्चे से ले लिए हैं, वापस देने हैं या फिर पढ़ाना है, कोई भी एक चीज आपको करनी है। अब मैंने 1-2 हियरिंग में तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन के आ गई, सैड हो गई मैं कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब जब के बात बहुत सर से ऊपर चली गई तो मैं कोर्ट के पास गई, जज साहब अब आप मेरी सुनिए, इस दिन को ये देखिए व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, इस पर्सन ने मुझसे 70 लाख रुपीस लिए थे जो कि मैंने खुद से दिए हैं। ठीक है, अब मैं इससे क्लेम कर रही हूं तो ये मुझे नहीं दे रही है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये काउंटर क्लेम है, तुम 50,000 के लिए आई हो और तुम्हारी मैम 70 लाख रुपीस के लिए, तो तुम अब इसको पे करो। तो पूरा केस किसके अगेंस्ट हो गया? मानसी। अब इसको सिर्फ प्लेंटिव और डिफेंडेंट वर्ड ऐड कर दो हर जगह, मानसी और मतलब मानसी इज अ प्लेंटिव, साक्षी इज अ डिफेंडेंट। तो जब प्लेंटिव ने एक सूट फाइल किया तो बिफोर फाइलिंग द सूट एंड आफ्टर फाइलिंग द डिफेंडेंट हैज राइट एंड टू क्लेम सम अमाउंट विच इज द लार्जर अमाउंट विच हैज बीन आस्क्ड बाय प्लेंटिव। ठीक है, अब डिफेंडेंट हैज अ राइट टू फाइल अ सूट बिफोर दिस एप्लीकेशन और after the application, or defendant can counter claim which is a larger amount which can be a suit can be created against the plaintiff। तो हर चीज अब against the plaintiff हो गई। बस स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई plaintiff ने एक जो केस फाइल किया है क्लेम करने का वो against defendant है, उसके बाद वो यही समझा रहे हैं कि जो defendant है he may file a suit, he may counter claim, he may present a written statement stating that I have an amount which is a larger amount that the plaintiff is asking for। ठीक है, अब जब मैंने काउंटर क्लेम किया है तो इसमें सेट ऑफ वेट ऑफ कुछ नहीं आता। सेट ऑफ तब होता है जब एक के पास ज्यादा हो दूसरे के पास कम। अब जिसके पास ज्यादा है उसने केस फाइल किया है। ठीक है, अगर मानसी के पास 1 लाख था और मेरे पास 40,000 मानसी की, तो यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, मुझे बोल दिया जाएगा 60,000 दो और मानसी का मैटर खत्म करो। अभी मानसी के पास 1 लाख है और मेरे पास 70 लाख हैं, तो बोलेंगे बेटा ये काउंटर क्लेम है, तुम चुपचाप इसको बाकी के पैसे दो। ठीक है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफरेंस देखो, द क्लेम इज एज सर्टेन अमाउंट।
ठीक है। काउंटर क्लेम, द क्लेम इज रिलेटेड टू लार्जर सम मनी देन ओरिजिनल क्लेम। सेट ऑफ यानी इट इज अ मोर शील्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इट इज अ मोर स्वॉर्ड टू काउंटर अटैक। इसने छोटी सी नाइफ लेके आई थी, मैं तलवार लेके आ गई, ये उन्होंने ऐसे मेंशन किया। द अमाउंट ऑफ डिफेंडेंट क्लेम इज लेसर देन द प्लेंटिव्स क्लेम। दिशा और मेरे केस में दिशा के पास लेसर अमाउंट था, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिफेंडेंट क्लेम एक्सीड्स द प्लेंटिव। मेरे और मानसी के केस में मेरे पास ज्यादा अमाउंट थे। द कोर्ट कंटिन्यूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द डिफेंडेंट और द कोर्ट कंटिन्यूज प्रोसीड टू द अगेंस्ट द प्लेंटिव। अब मैटर किसके अगेंस्ट हो जाता है इसमें? प्लेंटिव के। अब कंफ्यूज मत होना, अब हम पढ़ रहे हैं इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। पहले हम इसे देखते हैं, फिर बुक से देख लेंगे। Defendant is permitted to claim set off in respect of unascertained sum of money. अभी तक ascertain था दोनों केसेस में, अब क्या है? Unascertained. Where the claim arises out of same transaction or the transaction which can be considered as one transaction or which there is a knowledge of both sides of existing debt due to one party and credit by the other party found on and trusting on such debt as mean of discharging it. अभी देखो क्या हो गया, सेम पार्टीज हैं, दोनों को पता है कि भाई इससे मुझे कुछ पैसे लेने और इसने भी मुझसे लेने। यहाँ पे ये दोनों चीजों को कुछ पता है, लेकिन कुछ पैसे पता है, हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता। एग्जाम्पल देखो, ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा ड्राइवर है। एक ड्राइवर वाला केस देखा था हमने, एग्जाम्पल, सॉरी केस नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ, मेरे ड्राइवर मुझसे मंथली सैलरी लेते हैं, ठीक है। कितनी सैलरी होगी ड्राइवर की? 20,000। चलो 20,000 रुपए हर महीने ये मुझसे लेते हैं। अभी क्या हुआ, 3 मंथ्स तक मैंने सैलरी नहीं दी उनको, नहीं दी, चल रहा है काम, ठीक है। उनको बोला धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं, ठीक है। वो बोल रहे कि ठीक है साहब दे देंगी, मैडम दे देंगी, साहब दे देंगे, मैडम दे देंगी, कोई बात नहीं। काफी सालों से काम कर रहे, 3 महीने की सैलरी से उसको भी कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है। इसने क्या किया है, मेरी गाड़ी मुझे यहाँ छोड़ के जाता था, 2 बार जाके ठोक दी, ठीक है। क्या किया? ठोक दी। भाई वो एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठोकी है, सब किया है, लेकिन ये गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? मैं भरूंगी, ऑब्वियसली मैं भरूंगी, पर ड्राइवर ने मेरा नुकसान कराया है, ठीक है। अब वो बंदा जाए कोर्ट, ये मैडम ने मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, तो काउंटर क्लेम आएगा मेरे साइड से कि तुमने मेरी गाड़ी ठुकवाई है 2 बार, भाई उसका खर्चा। तो वो बोलेगा कितना खर्चा? मेरे को भी नहीं पता कितना खर्चा। ये अनएसर्टेन अमाउंट है। ऐसी अगर कोई सर्वेंट हो, ठीक है, वहां पे मैंने मास्टर सर्वेंट का एग्जाम्पल लिखा था, अगर कोई सर्वेंट हो, ठीक है, अब वो मेरे घर काम कर रहे हैं, महीने के 10,000 रुपए वो ले रहे हैं, लेकिन मेरे घर के शो पीसेस और ये सब अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह तोड़ दी है उनने, उनसे बाय मिस्टेक हुई होगी या फिर इंटेंशनली, पर नुकसान है। तो क्या ये एसर्टेन नुकसान है? नहीं, ये अनएसर्टेन कि भाई तूने पिछले 3 महीने मेरा कितना नुकसान कराया, मेरा कितना पेट्रोल फूका है। अभी से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोर्ट को भी एक कैलकुलेशन पे आना पड़ेगा कि आखिर वो अमाउंट कितना है, मतलब बेसिकली हमें उस चीज का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो इसमें आता है इक्विटेबल सेट ऑफ कि भाई तेरे को 3 महीने की सैलरी देनी थी वो, और तुमने जो नुकसान किया है, अब वो हम एक मुद्दे पे आएंगे कि कितना सेट ऑफ उसमें होना चाहिए। तो इसमें लार्जर और स्मॉलर अमाउंट डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये थोड़ा अलग चलता है टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो बच्चों सेट ऑफ में क्या हो रहा था, प्लेंटिफ के पास ज्यादा अमाउंट था, डिफेंडेंट के पास कम, तो एक म्यूचुअल अमाउंट पे जो बचा कुचा था उस पे सेट ऑफ हो जा रहा था। काउंटर क्लेम में क्या हो रहा था, डिफेंडेंट के पास लार्जर अमाउंट था, उसके पास बड़ा राइट और क्लेम करने का ज्यादा राइट था, ठीक है। तो उसमें हमने काउंटर क्लेम वाले पे और पूरा केस प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो जाता है। और जब इक्विटेबल सेट ऑफ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सेट ऑफ अनएसर्टेन मनी होता है, विद द क्लेम अराइजेस आउट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, दोनों पार्टीज को पता है कि एक दोनों के पास कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बाकी है, दोनों पार्टीज को ये चीज क्लियर है। विद द डिफेंडेंट क्लेम्स अ सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनएसर्टेन मनी, यहाँ पे डिफेंडेंट कौन थी, मैं। अब वो नुकसान कितना हुआ वो क्या है, unascertain है। When the claim arises of the same transaction, the set off of such known is
इक्विटेबल सेट ऑफ। अब कोर्ट जस्ट पे डिसाइड कर ले कि आखिर कितना अमाउंट, कितना मैं सैलरी से कट करके उसको पे करूंगी, वो क्या होता है, सेट ऑफ होता है, क्योंकि उसने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया। तो भाई ये नुकसान कट कराओ, गाड़ी ठुकी है 5,000 रुपए, पेट्रोल गया है 5,000 रुपए, बचे कुछ जो है वो आप उसको सैलरी में दो। Essentials क्या है इसके, there is no sum specified for the claim or the claim must be originated from the same transaction। ठीक है, एक के बदले एक हुआ ही है। दोनों का डिफरेंस कैसे है बच्चों, द क्लेम इज ascertain of the amount of money, the claim can be ascertained or unascertained sum of money, claim need not to arise out of the same transaction, both the claim should arise out of a same transaction। मतलब दिशा और मेरा कोई लिंक नहीं था सेट ऑफ में, उसने बोला 40,000 इस चीज के, 1 लाख पता नहीं किसी और चीज के, ठीक है, लेकिन इसमें सेम ट्रांजेक्शन, तो मेरे घर काम कर, तुमने मेरे घर का नुकसान किया। द राइट ऑफ इट इज अ राइट ऑफ अ पार्टी सेट ऑफ कराना, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट इक्विटेबल सेट ऑफ और नॉट। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको सेट ऑफ कराना है कि नहीं कराना। ठीक है, अब बुक में मार्क करो तो तुमको समझ आ जाएगा। देखो काउंटर क्लेम एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, तो पहली लाइन है डिफेंडेंट कब सूट फाइल कर सकता है, दूसरा भाई उसका राइट और क्लेम क्या डिस्क्राइब करता है, तीसरा पॉइंट कि भाई डिफेंस अगर उसके पार्ट पे एक्सपायर भी हो गया तो भी उस मतलब डिफेंस उसके पार्ट पे एक्सपायर नहीं हुआ है और स्टिल वो अपना काउंटर क्लेम कर सकता है। इक्विटेबल सेट ऑफ में लिखा है वही चीज, अनअसर्टेन अमाउंट है, सबसे पहले वो मार्क करो। सेम ट्रांजेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज वन ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज अ नॉलेज ऑन बोथ द साइड्स, दोनों को पता है कि एक एग्जिस्टिंग डेट ड्यू है फ्रॉम वन पार्टी एंड द क्रेडिट बाय अनदर पार्टी फाउंड इन ट्रस्टिंग ऑफ सच डेट एज मींस ऑफ डिस्चार्जिंग इट। इसमें सेम लाइन लिखी है, ठीक है।